नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष प्रसिद्ध है और हम आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उपस्थित हैं। हमारे साथ सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज़ के कार्यक्रम समन्वयक और वरिष्ठ पत्रकार धनंजय चोपड़ा सर हैं। सर ने इलाहाबाद की कुंभ परंपरा पर गहन काम किया है। इनकी 2 किताबें आ चुकी हैं, संगम की रेती पर 40 दिन और भारत में कुंभ। भारत में कुंभ को सरकार ने राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया अगस्त में ही। हम आज सर से जानना चाहेंगे कि कुंभ की समृद्ध परंपरा को वो कैसे देखते हैं, इसके बदलावों को वो कैसे देखते हैं। स्वागत है सर। कुंभ हमारी रगों में दौड़ता है। कुंभ जन समुद्र पैदा करता है, जन बहाव पैदा करता है और हम उसमें भारतीय संस्कृति को कुलांचे भरते हुए देखते हैं। भारतीय आध्यात्मिक चेतना को बहुत ऊंचाई तक ले जाने का यह अवसर होता है और यह अवसर होता है सामाजिकता के बिखराव का। ये समय होता है हमारी सांस्कृतिक बिखराव का और फिर उन सब को सहेज लेने का, समेट लेने का, एक कुंभ में भर लेने का, ताकि हमारे जीवन में बहुत सारे बदलावों के बावजूद भी हम अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहें। कुंभ रोमांच भरता है, कुंभ रोचकता पैदा करता है और इसी रोमांचकता और रोचकता के साथ हजारों हजार, करोड़ों करोड़ लोग बिना किसी निमंत्रण के यहाँ पर चले आते हैं। वेदों से लेकर, पुराणों से लेकर वर्तमान समय के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय तक एक अनवरत चलती हुई कुंभ यात्रा हमें बहुत सारी चीज़ों से रूबरू कराती है जो हमारी परंपराओं, संस्कृतियों, संस्कारों और सरोकारों में मौजूद है। जाहिर है कि इस पूरी सांस्कृतिक यात्रा में बहुत सारे बदलाव आए हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। वास्तव में कुंभ परंपरा वेदों से, पुराणों से होती हुई और बहुत सारे आध्यात्मिक आख्यानों से होती हुई हमारे आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय तक आई है और इस अनवरत यात्रा में हमने बहुत सारे आध्यात्मिक तथ्यों को भी देखा है, बहुत सारे मिथकों को भी हम रूबरू हुए हैं और बहुत सारी सामाजिक चेता शक्तियों से भी हमारा जुड़ाव हुआ है। बहुत सारे बदलाव भी आए हैं। कुंभ मेला जहाँ पहले स्वतः स्फूर्त होता था, धीरे धीरे यह शासन प्रशासन की अपनी गतिविधियों से जुड़ा हुआ भी होने लगा। एक ऐसा जुटान है लोगों का जहाँ सत्ता भी होती है, जहाँ पर धर्म के सितारे भी होते हैं, धर्माकाश के सारे सितारे होते हैं। उन्हें हम संत कह सकते हैं, उन्हें हम साधु कह सकते हैं, बाबा कह सकते हैं, जो हमारी चेतना को जगाने का काम करते हैं। यहाँ पहुँचकर करोड़ों करोड़ लोग अपनी रिजुविनेशन पावर को, यानी कि अपने कायाकल्प को करने के लिए, कल्पवास करने के लिए यहाँ पर आते हैं। आप कभी जुड़िए, अगर देखें जब स्टेशन से रेलवे स्टेशन से जब कतारें शुरू होती हैं तो आप देखें कि किस तरीके से लोगों के चेहरों पर उत्साह होता है और वो लौटने तक जाहिर रहता है। और ये उत्साह इस तरीके का होता है कि हर कोई सारी परेशानियों को झेलता हुआ, सारी दिक्कतों को झेलता हुआ, सिर्फ मुस्कुराता हुआ कुंभ मेले तक पहुँचता है, गंगा तक पहुँचता है, स्नान, ध्यान, दान की परंपरा को निभाने के लिए। मैं कहता हूँ अक्सर कि मुझे इस भीड़ में खुशियों का कुंभ फूटता हुआ नजर आता है। इतनी खुशियाँ बिखर जाती हैं कि शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ देखता रह जाता है और करोड़ों करोड़ लोग इधर से उधर अपनी परंपराओं को निभाते हुए, अपनी सरोकारों को निभाते हुए चले जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए विस्तार लेता कुंभ, बहुत कुंभ मेला आज विस्तार ले चुका है। कुंभ मेले में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। कुंभ मेला प्रचार प्रसार का एक बहुत बड़ा आयाम बन चुका है और कुंभ मेला एक तरीके से कहा जाए, यूं ही थोड़ी ना हमारा जो यूनेस्को है उसके कैलेंडर में आ जाता है, वह भी इसे अमूर्तन के रूप में एक तरीके से हमें रिकग्नाइज करता है। यूं ही नहीं है कि सारा विश्व यहाँ पर अपनी संस्कृतियों के साथ उपलब्ध हो जाता है। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा, भारतीय परंपरा की यह धारणा अगर कहीं सत्य होती दिखाई देती है तो वह प्रयाग की संगम की रेती पर ही दिखाई देती है, जहाँ पूरा विश्व इकट्ठा होने जा रहा है।
एक में जब सदी का पहला कुंभ शुरू हुआ था तब हमारे पास केवल मोबाइल फ़ोन थे। आज जब 2025 यानी सदी की एक चौथाई बीत चुकी है तब हमारे साथ स्मार्टफोन तो हैं ही, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, और हम देखने जा रहे हैं एक वास्तविक कुंभ के बरक्स बहुत बड़ा आभासी कुंभ। हम देखेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी नगरी अगर भौतिक रूप में यहाँ पर दिखाई देगी तो वर्चुअल रूप में भी दिखाई देगी, और वो भौतिक दुनिया से बहुत बड़ी होगी। वाह सर, आपने कुंभ को जिस वैश्विकता के साथ जोड़ा और जिस भव्यता के साथ बताया, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि क्या कुंभ और इलाहाबाद की पूरी परंपरा जन समुदाय के या जन की भागीदारी से तैयार हुई? कुंभ की जो पूरी समृद्ध परंपरा रही वो किस रूप में जन के बीच फैली, सुधरी, इस विषय में कुछ बताएं। देखिए, बिना जन सहभागिता के हम किसी भी मेल मिलाप मेले को पूरा नहीं कर पाते हैं। भारतीय परंपरा में मेलों की परंपरा इसीलिए डाली गई कि लोग आएं और मिलें, लोग जुड़ें। इलाहाबाद शहर बड़ा ही सामाजिक शहर है, बड़ा ही सांस्कृतिक शहर है, बड़ा ही साहित्यिक शहर है, और यही वजह है कि सामाजिकता यहाँ के कुंभ मेले में फूट फूट कर दिखाई देती है। आप देखेंगे कि जब कुंभ मेला हो रहा होगा तो लोग अनायास ही अपने घर से निकल पड़ेंगे। कोई चाय पिला रहा होगा यात्रियों को, कोई पूड़ियाँ बांट रहा होगा, कोई दवाइयाँ बांट रहा होगा, कोई रास्ता दिखाने का काम करेगा, कोई यात्रियों पर फूल बरसा रहा होगा, और यह एक सामाजिकता का, हम इसे सामाजिक कुंभ भी कहते हैं। आप देखेंगे कि कोई भूखा नहीं रहता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, भक्त भी भूखा न जाए। यह परंपरा अगर कहीं चरितार्थ होती है तो संगम की रेती पर होती है। जगह जगह अन्न क्षेत्र बने होंगे, जगह जगह भंडारे हो रहे होंगे, लोगों की भागीदारी हो रही होगी, लोग पानी पिला रहे होंगे, चाय पिला रहे होंगे। अद्भुत होगा दृश्य। आप देखेंगे ना कि केवल सरकार या सत्ता ही नहीं, यह जनसत्ता भी लगती है, जनता की अपनी सत्ता भी लग जाती है इस पूरे के पूरे आयोजन को सफल बनाने में। एक बहुत बड़ी एक कहते हैं कि बहुत बड़ी परंपरा है, बहुत अनवरत चलती हुई परंपरा है, जिसको निभाने के लिए हर कोई तैयार होता है, हर कोई अपने आप को तैयार करता है। और ये तैयारी 6 वर्षों की, 12 वर्षों की ही नहीं होती है। दरअसल इलाहाबाद की धरती पर, प्रयागराज की धरती पर माघ मेला आयोजित होता है। हम हर वर्ष माघ के महीने में माघ मेला आयोजित करते हैं। हमारे यहाँ कल्पवास की परंपरा वर्ष दर वर्ष चलती है। हम देखते हैं कि पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ कल्पवास माघ पूर्णिमा पर खत्म होता है। ये जो कल्पवास की कल्पना है यह भी सामाजिकता का ही एक रूप है, जिसको आपने कहा। तो हमारी सामाजिक चेतना में, हमारी सहचर्य की चेतना में, हमारी जन भागीदारी की चेतना में कुंभ एक कड़ी की रूप में होता है, कुंभ मेला एक कड़ी के रूप में होता है। हम वर्षों दर वर्षों तैयारी करते हैं, माघ मेला के रूप में इसे हम दोहराते हैं, अभ्यास करते हैं, और फिर हर 6 वर्ष पर, हर 12 वर्ष पर हम उसे अमल में लाते हैं और देखते हैं खुशियों का कुंभ, हमारी आध्यात्मिकता का कुंभ, हमारी सांस्कृतिक चेतना का कुंभ, हमारी सामाजिकता का कुंभ कैसे हमारी रगों में दौड़ पड़ता है। सर, आपका तो बचपन यहीं बीता। आपने वो समय भी देखा जब स्मार्टफोन या कोई फ़ोन उपलब्ध नहीं थे, केबल वाले तार के फ़ोन थे। आज जब समाज स्मार्टफोन पर या स्क्रीन पर दौड़ता है, छोटे मोटे जितने भी आयोजन हैं वो एक वैश्विक बाजार की तरह हो गए हैं। कुंभ पर इसका क्या प्रभाव देखते हैं, या इलाहाबाद के जो एक पूरे जन समुदाय हैं उन पर इसका क्या प्रभाव देखते हैं? कभी निकलिए ना रेत की जिंदगी पर, जिंदगी आजकल तो बाबा भी स्मार्ट हो गए हैं। हाँ, रेत पर जिंदगी की तलाश करते हुए, तो आपको लगेगा कि टेक्नोलॉजी हमारी सहोदर हो गई, हमारी सहायक हो गई। क्या बात। हम जब देखते हैं कि जब मोबाइल नहीं था, स्मार्टफोन नहीं थे, तो लोग अपनी स्मृतियों को सहेज नहीं पाते थे। आज जब हम देखते हैं कि मेला आएगा, और हमने देखा 2019 में, हमने देखा 2021 के हरिद्वार कुंभ में, हमने देखा 2013 के कुंभ में कि लोगों ने किस तरीके से लाइव कर रखा था इस पूरे महाआयोजन को, किस तरीके से लोग अपने लोगों को जोड़ रहे थे, किस तरीके से छवियां आभासी दुनिया में तैर रही थीं। अद्भुत होता है यह सब कुछ।
लोगों को लाइव दिखाना कि देखो हम संगम की रेती पर हैं, ये अपने समय के इतिहास को दर्ज करता हुआ जो जनमानस होता है ना, उसके उत्साह को समझना चाहिए। और टेक्नोलॉजी उस उत्साह को बहुत तेजी से बढ़ाती है। आज बाजार यहाँ पर है और बाजार और टेक्नोलॉजी की गलबहियाँ किसी से छिपी नहीं है। आज ये इस बात की नहीं है, जब कबीर ने लिखा था कि चली है कुलबोरनी गंगा नहाए, गंगा नहाइन जमुना नहाइन, सौमन मैल लिहिन चढ़ाए। और इसी में एक लाइन आती है, धक्को खाइन मुक्को खाइन, घरहु की पूंजी दिहिन गंवाए। ये जो बात है ना, यहाँ स्मार्टफोन की कितनी जरूरत है। पूंजी लिए हुए आज पूरे बाजार में स्मार्टफोन किस तरीके से पेमेंट कर रहा है, किस तरीके से लोगों को जोड़ रहा है। आप देखेंगे कि जो दूर दराज के इलाकों से, कोई कोयम्बटूर से चला रहा है, कोई उड़ीसा से चला रहा है, कोई पूर्वोत्तर भारत से चला रहा है, अपनी सांस्कृतिक चीज़ों को लिए हुए, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लिए हुए बाजार लगाता है। उसके पास भी आप देखेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा वहाँ पर मौजूद है। और जो गाँव से भी यात्री आ रहा है, उसके पास भी मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, और वो उससे पेमेंट कर रहा है। अजब दुनिया है। हमने देखा था कि 2001 में किस तरीके से एटीएम लगाए गए थे, एटीएम किस तरीके से इंटरनेट के कियोस्क लगाए गए थे। आज इसकी जरूरत नहीं है। हर आदमी के जेब में स्मार्टफोन है और हर आदमी उसे, मैंने कहा ना, अपने समय के इतिहास को दर्ज करता हुआ, अपने समय से जुड़ता हुआ, अपने समय के बाजार से जुड़ता हुआ, अपने समय की सत्ता से जुड़ता हुआ। और वो सत्ता अकेली राजनीतिक सत्ता नहीं है, वहाँ पे धार्मिक सत्ता भी है, वहाँ सांस्कृतिक सत्ता भी है, वहाँ सामाजिक सत्ता भी है, और उसका भागीदार बनता हुआ किस तरीके से चलेगा। दूसरी बात कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को समझें। क्राउड मैनेजमेंट मेले का बहुत बड़ा हिस्सा है, भीड़ प्रबंधन। और यह जब नहीं होता है तो हादसे होते हैं। 2013 को हम भूल नहीं पाए हैं। 2013 में जिस दिन मुख्य स्नान था, उस दिन मैं ध्वनियों को रिकॉर्ड करता हुआ घूम रहा था। अचानक मेले का एक रेला वहां पर आता है और वह लोगों को कुचलता हुआ इतनी तेजी से जाता है, मैं भी गिरता हूँ। मेरा स्वेटर जो बगल में बंधा हुआ था वो भी चला जाता है, झोला चला जाता है, एक आदमी वहीं पर दब जाता है, उसकी हालत गंभीर हो जाती है। और तभी लगा था कि कुछ न कुछ इस बार होकर रहेगा। ये 2013 है और शाम होते होते हमने रेलवे स्टेशन पर वो हादसा देखा जिसमें कई जानें चली गई। दरअसल अब जो सिस्टम आ रहा है, हम उसको पॉजिटिवली ले अगर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हमने देखा 2021 में हरिद्वार के कुंभ में, कैसे भीड़ प्रबंधन में उसका उपयोग किया गया। इस बार 2025 के कुंभ में यह सब कुछ हम देखेंगे प्रयाग के कुंभ में होते हुए। हमें भीड़ प्रबंधन सिखाया जाएगा, सिखा रहा है किस तरीके से होगा। आज बहुत तेजी से एक बड़ा भारी हिस्सा जो बात छूटी जा रही है, कुंभ मेले का एक हिस्सा है भूला भटका शिविर। बहुत प्यारा सा अनाउंसमेंट होता है वहाँ पर। अगर जो लोग मेला जानते हैं, मुन्ने की अम्मा सेक्टर नंबर 5 में कहीं छूट गई हैं, उनका बेटा भूला भटका शिविर में इंतज़ार कर रहा है, वो यहाँ आ जाएं। ऐसे बहुत सारे अनाउंसमेंट होते हैं। सरकार ने, प्रशासन ने पिछली बार 2019 के कुंभ में जो बिजली के खंभे लगाए, उसमें नंबर डाल दिए, कुछ मार्गों का निर्धारण कर दिया जाता है। सब कुछ होता है कि आप खोने ना पाएं। और टेक्निक भी हमें बचाती है। आप टेक्निक से रास्ते ढूंढ सकते हैं, आप टेक्निक से अपने लोगों से जुड़ सकते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि टेक्नोलॉजी के साथ कुंभ मेला बहुत विस्तार लेता हुआ, बहुत चमक दमक के साथ सामने आएगा। टेक्नोलॉजी को हम आध्यात्म और सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना से अलग नहीं समझें। हम ये समझें कि हम तकनीक के साथ साथ अपनी इस आध्यात्मिक मेले को, सांस्कृतिक मेले को, सामाजिक मेले को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। सरकार तो सोच ही रही है, जनता को भी सोचना चाहिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। इतनी बातों में एक वाक्य पर मेरा बार बार दिमाग अटका रहा। आपने कई सत्ताओं की बात की, उसमें एक वाक्य आपने बोला धार्मिक सत्ता। हाँ। तो धार्मिक सत्ताएं यानी संत परंपरा, नागाओं और अखाड़ों के बारे में आप कैसे देखते हैं या क्या जानते हैं? इस परंपरा के विषय में कुछ विस्तार से बताएं। कुंभ की शान होते हैं अखाड़े। मैं ये कह सकता हूँ कि कुंभ की शान होते हैं वो। ये कहा जाए कि कुंभ का मुख्य आकर्षण
अखाड़ों के वो पेशवाई, जिसे इस समय छावनी प्रवेश की संज्ञा दी जा रही है, उसका नामकरण हो रहा है। तो पेशवाई या छावनी प्रवेश निकलना, वो बाबाओं के कर्तव्य, वो संतों के कर्तव्य, वो एक तरीके से उनकी दर्शन करना, भीड़ उमड़ पड़ती है। वो छावनी प्रवेश यानी कि वो गंगा मैया को प्रणाम करने कुंभ मेले में प्रवेश कर रहे हैं, इस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी तरीके से जो शाही स्नान, जिसे अब राजसी स्नान कहा जाएगा, वह भी अपने आप में आकर्षण का केंद्र होता है। तो हमारी संत परंपरा में हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में नागा साधुओं के लिए, नागा साधुओं को बनाया गया, अखाड़े बनाए गए, शंकराचार्य ने स्थापित किया। आज हमारी इस परंपरा में 13 अखाड़े हैं और बहुत सारे अन्य अखाड़े हैं। हमारे यहाँ अखाड़ा परिषद है, जिन अखाड़ों को मान्यता देती है उन्हें ही मान्य अखाड़े माने जाते हैं। और इस समय शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा, उदासीन परंपरा के 13 कुल अखाड़े हैं। और जो अखाड़े अपने अखाड़ा मार्ग, आप देखेंगे जब कुंभ नगरी बसेगी तो उसमें एक अखाड़ा मार्ग होगा, उसमें ये सारे अखाड़े होंगे। अखाड़ों के साधु संत, मैंने कहा ना, धार्मिक आकाश के सारे सितारे जो हैं जमीन पर उतरे हुए दिखाई देंगे अपनी पूर्ण चमक दमक के साथ। और हम देखेंगे उनके प्रवचन होंगे, उनके दर्शन होंगे, उन कुछ भीड़ निकलेगी। इतनी आस्था होती है इन साधुओं और संतों के प्रति। बहुत सारे नागा साधु होंगे जिनकी रहस्यमय दुनिया से रूबरू होना चाहते हैं। कुछ हठ योगी होंगे, कोई एक पैर पर खड़ा है, किसी ने अपने हाथ को वर्षों से खड़ा कर रखा है। उनके हठ हैं कि जब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक दुनिया में शांति और समृद्धि नहीं होती है, हम अपने हठ को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे हठ योगी हमें मिलेंगे। नागा साधु हैं, बाबा हैं, संत हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैंने देखा है कि जब नागा साधु शाही स्नान, राजसी स्नान के लिए निकलते हैं, जहाँ से निकल जाते हैं तो बहुत सारी औरतें वहाँ की रेत उठा लेती हैं और कहती हैं इसकी ताबीज़ बनाकर बच्चों को पहना देंगे तो उनको डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नागा साधु जो भभूत लगाते हैं वो थोड़ी सी भभूत ही हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी आस्थाएं हैं, बहुत सारी लोक मान्यताएं हैं, बहुत सारी लोक संवेदनाएं हैं जो कुंभ में साधु संतों के साथ जुड़ी हुई हैं। एक तरफ साधु संत हैं, बाबा हैं, दूसरी तरफ हम इसकी भी चर्चा करना चाहेंगे। जब कल्पवास है उसमें एक नियम है कि आप रासलीला देखें, आप रामलीला देखें, आप प्रवचन सुने, तो पूरे कुंभ मेले में चारों तरफ आपको इस तरीके के आयोजन होते दिखाई देंगे। बहुत सारे प्रवचन होते दिखाई देंगे। बहुत सारे जो हमारे साधु संत और जो प्रवचन करता हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं और अपनी आध्यात्मिक चेतना से लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। दरअसल भारतीय संस्कृति या सनातन परंपरा में साधु संतों का बहुत बड़ा स्थान है। हम यूं ही नहीं अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मुझे दीजिए परम गुरु दातार, साधु संग मुझे दीजिए। ये साधु की संगत करना यह कुंभ मेले का है। दरअसल कुंभ एक विमर्श का केंद्र है, विचार का केंद्र है, अपनी सोच विचार को संवारने का केंद्र है। और इसीलिए पूरी दुनिया यहाँ आती है अपने दिमाग को तरोताजा करने के लिए। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना के साथ साथ हमारी जो शैक्षिक चेतना है, व्यवहारिक चेतना है, उसको भी जगाने का काम यह कुंभ करता है। और इसीलिए आपको ये भी बता दें, जो हमारे दर्शक हैं वो ये भी जाने कि जो कुंभ परंपरा थी वो 12 वर्षों की थी। साधु संतों ने सोचा कि विमर्श के लिए 12 वर्ष का समय बहुत लंबा है, इसलिए 6 वर्ष किया जाए। तो अर्ध कुंभ की परंपरा पड़ी और यह हरिद्वार और प्रयाग में ही केवल होता है। तो 6 वर्ष पर होने वाला अर्ध कुंभ है, जिसे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार अब कुंभ कहती है। और जो हमारा पूर्ण कुंभ था उसे हम महाकुंभ कहते हैं, जो 12 वर्ष पर होती है। तो विमर्श का केंद्र है, बहुत सारे विमर्श होते हैं, बहुत सारी बातचीत होती है, जो हमारी पूरी की पूरी जो हमारी जन चेतना है उसे संवारने का काम, उसे मांझने का काम यह कुंभ में होता हुआ नजर आता है। और यह हमारे साधु संत ही कर पाते हैं, उनकी संगत कर पाते हैं, उनका सत्संग कर पाता है। और इसीलिए पूरी दुनिया यहाँ पर इकट्ठी होती है कि हमें वो साधु संगत मिल पाए। सर, समय तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। आपने पत्रकार के रूप में एक लंबा चौड़ा जीवन जिया, जहाँ तक मेरा अपना अध्ययन है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि लगभग 40 वर्ष। आपके जीवन में, आपके पत्रकारिता जीवन में
ऐसे कौन से क्षण रहे, ऐसे कौन सी स्मृतियां रहीं जो आपके एकांत में आपको आंदोलित करती हैं, कुंभ से जुड़ी हुई, इलाहाबाद से जुड़ी हुई, या आपके व्यक्तिगत जीवन संघर्षों से जुड़ी हुई? देखिए, कुंभ आता है, मुझे एक सौभाग्य मिला कि मैंने भारत के लगभग सभी कुंभ कवर किए, मीडिया के रूप में, पत्रकार के रूप में, लेखक के रूप में। ये 4 कुंभ ही नहीं, ये कहें कि हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयाग का कुंभ ही नहीं, हमने राजिम कुंभ को भी कवर किया, और दक्षिण के छत्तीसगढ़ का राजिम कुंभ है और दक्षिण का कुंभकोणम है, वहाँ भी हम गए। तो चक्कर ये है कि हम जब प्रयाग की चेतना को देखते हैं ना, मैं आपको 2-3 उदाहरण बताता हूँ और उससे आप समझेंगे कि जब मैं उन चीज़ों को याद करता हूँ तो मुझे लगता है, जब 2001 का कुंभ था तो एक पांटून पुल के एक रस्सी खुल गई और वहाँ जो घुड़सवार पुलिस थी उसने उस पुल पर जाने से रोक दिया, लेकिन पुल पर तब तक हजारों लोग जा चुके थे और अनाउंस हो रहा था कि आप उस पुल से बाहर निकल जाएं, धीरे धीरे चलें, कोई भी आदमी घबराए नहीं और अपने पूरे पुल को पार करें। हम दौड़ते हुए आए और उस पुल पर पत्रकार थे, पुलिस रोकती रही, लेकिन हम उस पुल पर चढ़ गए जिसकी रस्सी खुल चुकी थी एक किनारे से। हम उस पर चले गए कि वहां के लोग क्या सोच रहे होंगे, मुझे यह देखना था। मैंने देखा उस समय हर आदमी ने अपने हाथ पकड़ रखे थे और शायद मेरा भी हाथ दोनों तरफ से किसी ने पकड़ लिया और सारे लोग जय जयकारे लगा रहे थे, गंगा मैया की जय और भगवान की, हनुमान जी की जय, राम जी की जय। और इस तरीके के जयकारों के बीच हर आदमी के अंदर एक आत्मविश्वास था, एक अपनी अनुभूति थी कि वह सब कुछ बचा ले जाएंगे, और धीरे धीरे पूरा पुल पार कर गया। यह अद्भुत था, दुख हमें जोड़ देता है। हाँ, और देखिए कितना आत्मविश्वास लोगों के बीच में था और कैसे संस्कृतियां आती हैं। मैंने देखा वहां कवर करते हुए कि एक सफेद वस्त्र पहने हुए कुछ लोग चले आ रहे हैं और उनके गले में जो है मानव हड्डियों की माला है। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं तो मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा में है कि हमारे यहाँ जब कोई किसी पीढ़ी का पहला बच्चा बिना जनेऊ, बिना शादी के उसकी देहांत हो जाता है तो हम उसे गाड़ देते हैं और फिर उसकी अस्थियों को ले आते हैं, किसी कुंभ में प्रवाहित करते हैं। ऐसी तमाम मान्यताओं को लेकर अब देखें ना कि पूरा पूरा गांव रस्सी के घेरे में चला जा रहा है, कोई बांस में एक लुटिया टांगे है, उस लुटिया के सहारे चला जा रहा है। अद्भुत होगा जब आप आएंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे अपनी संस्कृतियों को, अपनी परंपराओं को कुलांचे भरते हुए। यह अपने आप में अद्भुत होता है, रोमांचकारी होता है। मैं कई बार निकल पड़ता हूं सवेरे, मैं कमेंट्री करने के लिए भी जाता हूं टेलीविजन और रेडियो के लिए, तो जब मैं सवेरे सवेरे निकल पड़ता हूं तो पैदल निकलता हूं 1 घंटा पहले और मुझे पता भी नहीं चलता रास्ता कब पार हो गया। लोग बढ़ते चले जाते हैं और हम खिसकते हुए उनके साथ। लोगों के पास आप देखें ना, किसी के सिर पर गठरी है तो किसी के हाथ में, दोनों हाथ में झोला है, कोई अपने पिता का कुर्ता पकड़े चल रहा है तो कोई माँ का पल्लू पकड़े, कोई माँ अपने बेटे की पीठ पर लदी है तो कोई दूध मुँहे बच्चे को लेकर चला आ रहा है। अद्भुत है दृश्य, सब कुछ साथ में लेकर आते हैं लोग और थोड़ी सी चीजें बांट कर, कुछ और समेट कर घर लौट जाते हैं। ये अद्भुत है। तो आप वर्णन कर रहे हैं और मुझे कैलाश गौतम जी का वो, हाँ, यहू हाथ झोला, वहू हाथ झोला, अमोसा का मेला, उसके बिना तो कुंभ अधूरा लगता है। अधूरा लगता है। हम लोगों की बचपन की स्मृतियां उसी के साथ जुड़ी हैं। खैर, बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। हम फिर बात आगे बढ़ाएंगे कुंभ के विषय में और इलाहाबाद के विषय में और जानेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप धनंजय सर को सुन रहे थे। इनसे आपने कुंभ के विषय में, इलाहाबाद के विषय में, महाकुंभ से जुड़ी हुई स्मृतियों के विषय में और तैयारियों के विषय में जानकारी ली। आगे फिर हम बातचीत करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ प्रयाग दर्शन पर। हम आपको ऐसी और रोचक जानकारियाँ, ऐसे और इंटरव्यूज़ लाते रहेंगे।